बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? yes, चलिए फटाफट से शुरू कर रहे हैं। यहां पर दोबारा से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक चल रहा था AS2। मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल दोनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन AS से ही आता है 20 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन। बेटा बाकी 5 में से आपको 4 करने होते हैं। सेम पैटर्न एज दैट ऑफ CA फाउंडेशन। जैसे CA फाउंडेशन में है वैसे ही CA इंटरमीडिएट में भी एग्जाम का पैटर्न होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी 20 नंबर का और बाकी 6 में से कोई 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। खैर कमिंग बैक अब मैंने AS2 शुरू किया था आपके साथ और मैंने बताया कि AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS सिखाएगा मेरे को कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो AS ने बताया इन्वेंट्री भी कई प्रकार की। बेटा कौन कौन सी? या तो फिनिश गुड्स होंगी या WIP और या फिर क्या होगा रॉ मटेरियल। तो AS ने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने पूरे कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोला कि भाई फिनिश गुड्स और WIP के रूल तो सेम रहेंगे और रॉ मटेरियल का रूल अलग है। मैंने कहा बताओ जी रूल क्या है फिर फटाफट से। तो AS ने जवाब दिया कि फिनिश गुड्स और WIP आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ। बेटा कैसे लोअर? बोलो बेटा कॉस्ट और NRV जो भी कम हो उस पर वैल्यू करेंगे। मैंने कहा ये कम हो ऐसा क्यों? तो याद करो मैंने फाउंडेशन में भी बताया था कि कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रोककर अभी बाद में आऊंगा इस पर। तो अब मैंने AS से पूछा, मैंने कहा AS जी ये NRV क्या होता है? तो AS ने बताया NRV का मतलब होगा इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। क्या होगा जरा बताना बेटा? NRV का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड। भाई फिनिश गुड है कोई, वो लग रहा है मुझे कि 100 रुपए में बिक जाएगा और उसे बेचने के लिए 15 का खर्चा करना पड़ेगा। तो 85 रुपीज इज द NRV ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है बात? लेकिन यहीं पर एक नई चीज ऐड की थी जो हमने CA फाउंडेशन में नहीं की। सर WIP की NRV कैसे निकालेंगे? WIP की कोई सेलिंग प्राइस तो होती नहीं। अब समझो, दोबारा समझो एक बार। ये रॉ मटेरियल है हमारे पास, लकड़ी के फट्टे पड़े हुए हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। ये फिनिश गुड्स हैं हमारे पास। और बेटा ये क्या है? ये है बेटा सेमी फिनिश गुड्स। ना तो ये चेयर है अभी, इसके 2 लेग्स देखो गायब हैं, और ना ही ये रॉ मटेरियल रह गया है। सुन लो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ये बेच सकते हो क्या? बेच सकते हैं भाई, लकड़ी के फट्टे हैं, आप खरीद कर लाए हो, आपको नहीं काम करना तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा फटाफट से। बेच सकते हैं। यस दिस इज रेडी, दिस इज अवेलेबल फॉर सेल। वो अलग बात है कि हम बेचेंगे नहीं, हमने खरीदा है चेयर बनाने के लिए। ये भी बिक सकती है। इसकी मार्केटेबिलिटी है क्या? नहीं है। जब इसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है तो हाउ टू डिटरमिन द NRV ऑफ दिस WIP? तो मैंने ये बताया बेटा कि इसकी तो देखो NRV आप स्टैंड अलोन नहीं निकाल सकते, कुछ और करना पड़ेगा। इसको अगर मैं अगले साल कंप्लीट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आएगी 120 रुपए मान लेते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिनिश गुड्स बन जाएंगे, वो बिकेगी 200 रुपए में और बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे इसके लेट्स से 15 रुपए। क्या कोई बता पाएगा इसकी NRV कितनी? देखो अब ये कल को जब बिकेगी तो कितने पैसे देकर जाएगी? बोलो, सब कुछ लिखा आपके सामने।
कल को जब ये बिकेगी, आज तो नहीं बिक सकती, अगले साल जब कंप्लीट कर दूंगा तो ग्राहक आ जाएंगे, तो मुझे कितने पैसे की प्राप्ति आपको नजर आ रही है? 200 माइनस 15 रुपए एजेंट ले जाएगा। बोलो बेटा, 185 रुपए की प्राप्ति समझ में आ रही है। लेकिन उस 185 को रिसीव करने के लिए एक खर्चा और करना पड़ेगा, 185 का इनफ्लो। लेकिन उस इनफ्लो को डिराइव करने के लिए एक आउटफ्लो होगा। बोलो बेटा कितने का? बेटा 120 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मिलेंगे तो तब जब मैं ये खर्च कर दूंगा। तो व्हाट इज द एनआरवी ऑफ WIP? जल्दी बोलो क्या होगा बेटा? ये होगा सेलिंग प्राइस किसका? फिनिश गुड्स। बड़ी अजीब सी बात है, एनआरवी निकाल रहे हैं किसकी? WIP की। सेलिंग प्राइस किसका ले रहे हैं? रुक जाओ, अभी इसको WIP तक लेकर आते हैं। क्या करें इसमें से? लेस कर दें सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस कर दें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। आई होप बात ठीक है। ये यही तो बताया था लास्ट क्लास में, ठीक? दोबारा थोड़ा एलैबोरेट कर दिया मैंने। तो एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कुल मिलाकर कितना पैसा मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं चेयर से कितना मिलेगा, सर ये मिल जाएगा। सर बेटा WIP से कितना मिलेगा? सर इसको अगर हम बात करें सर तो इससे ये मिल सकता है। ये मिलने के लिए ये खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर इतना मिलेगा। आई होप ठीक है बेटा। अब बात आनी शुरू हुई कॉस्ट की। हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट? कॉस्ट कैसे निकालिएगा? क्योंकि कॉस्ट को कंपेयर करना है एनआरवी के साथ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। सर कंपेयर करना ही क्यों है? कंपेयर करना ही क्यों है? सुनो अब ध्यान से। मैंने कहा, और तो बता रखा है पहले मैंने आपको, फिर सुन लीजिए। मैंने कहा आपसे गुड्स, कुछ गुड्स हैं उनकी कॉस्ट है 10,000 रुपए, और एनआरवी यानी इसे बेचकर मिल जाएंगे 12,000 रुपए। रूल क्या कहता है? जल्दी बोलो, रूल क्या कहता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी 10,000 में दिखा दो। मेरा सवाल यह है कि 10 में दिखा क्यों दें? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ही क्यों? ये रूल कहां से आया? याद करिए, एक रूल है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज बट नेवर एंटिसिपेट योर। अच्छा, ये इसको हिंदी करो, मतलब क्या है? 10,000 में तैयार हुआ, कल को जब बेचेंगे तो 12,000 मिल जाएंगे। यही लग रहा है आपको? बोलो बेटा। यानी इट वुड रिजल्ट इन फ्यूचर गेन। बेटा बोलो, फ्यूचर गेन की उम्मीद है या लॉस की उम्मीद है? 2,000 के फ्यूचर गेन की उम्मीद है। और एएस क्या? ओ भैया भविष्य में है ना, इग्नोर करो, इग्नोर। और अगर इसे इग्नोर करना है तो वैल्यूएशन कैसे होगा? 10,000 पर ही रहने दो। बेटा क्लियर है? तो ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव। आओ फिर देखते हैं एक बार, एक और फिनिश गुड्स 5,000, 3,000। भूल जाओ रूल में क्या लिखा हुआ है, खुद बनाते हैं रूल। 5,000 में तैयार हुआ, कल को बेचकर 3 मिल पाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? 2,000 के फ्यूचर लॉस की उम्मीद लग रही है। और जब फ्यूचर में लॉस लग रहा है, कंजर्वेटिज्म कहता है भैया भविष्य में होने वाले जितने भी घाटे आपको लग रहे हैं उन्हें आज ही प्रोवाइड कर लो। तो क्या कर दें इसको आज ही प्रोवाइड कर ले, प्रोविजन बना ले। बोलो बेटा। तो कुल मिलाकर स्टॉक था कितने का? 5,000 का। लेकिन एक फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक का प्रोविजन बना लिया, तो स्टॉक कितने में दिखाएंगे? अब 2,000 का लॉस आज ही बुक कर लेंगे। यहीं से तो आया है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बेटा क्लियर है बात? और आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कॉस्ट। सर ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे इसमें। बेटा कौन कौन से थे जरा बताना फटाफट से। हमारे पास 3 तरीके थे। पहला, फर्स्ट वाज
स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बात कर ली मैंने इसकी बेटा। मैंने कहा अगर सबकी कॉस्ट लगभग लगभग बराबर है तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अज्यूम कर लो और सारी यूनिट्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना। या दूसरा मेथड क्या था, रिटेल प्राइस मेथड। क्या किया इसमें मैंने, सबकी एमआरपी निकाल लो, उसमें से जीपी रेट माइनस कर देना। लेकिन ये मेथड पिट जाएगा बेटा। कब पिट जाएगा जरा बताना, व्हेन द जीपी रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। तीसरा, अब यहां से शुरू करेंगे हम आज की क्लास नहीं और एक्चुअल कॉस्ट मेथड। ये क्या कहता है, डालो हेडिंग अब वहां पर, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। जहां आपने लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, फिर रिटेल प्राइस मेथड, उसके बाद लिखिए एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड बेटा लिख ली हेडिंग आपने। चलिए, तो एक्चुअल कॉस्ट मेथड बड़ा सिंपल बेसिक सी बात है भाई। जब हम शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नहीं लगा पा रहे, बताओ कब नहीं लगा पाएंगे, व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बहुत वैरी कर रही है, कोई 10 में तैयार है, कोई 15 में, कोई 12 में, कोई 18 में, 22 में। अब मैं कोई एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अज्यूम नहीं कर पा रहा तो भाई ये मेथड पिट गया। तो एएस ने कहा काम करो, रिटेल प्राइस कोशिश कर लो। मैंने रिटेल प्राइस कोशिश किया, अब वो भी पिट गया। वो क्यों पिट जाएगा भाई, प्राइस सबकी अलग अलग है, 20, 50, 100, 200, 500 कोई बात नहीं, लेकिन सबका जीपी रेट भी अलग है। तो अब एक ही तरीका है, लास्ट रिजॉर्ट, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। ये क्या कहता है, काम करिए आप, जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है वो सारी जोड़ दीजिए। मैंने कहा जी एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आता है, एएस से पूछा तो एएस ने बोला 3 चीजें आएंगी। जानते हो क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद बेटा कन्वर्जन कॉस्ट, एएस ने जो शब्द यूज किए वो बता रहा हूं, और अदर कॉस्ट। वो जो आपने हेडिंग लिखी है उसके नीचे चार्ट बना लीजिएगा ऐसे ही ब्रेकअप करके। तो आप एक काम करो, ये सारे कंपोनेंट जोड़ दो, आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। आप ये सारे कंपोनेंट जोड़ दो, यू विल गेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, भाई जो चेयर आपके पास गोडाउन में पड़ी हुई हैं उसमें कितने की लकड़ी लगी, उस सारी कॉस्ट को जोड़ दो। लकड़ी से चेयर बनाने में कितना खर्चा आया, कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, लेबर, ओवरहेड, सब आ जाएंगे इसमें। और उसके अलावा भी कोई कॉस्ट है, अदर कॉस्ट, आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट या कुछ भी और, तो अदर कॉस्ट भी आप जोड़ दीजिए, यू विल गेट द एक्चुअल कॉस्ट। लंबा मेथड है, कोई डाउट ही नहीं है, शॉर्टकट हम नहीं यूज कर पा रहे तो क्या करें भाई, यही मेरे पास तरीका बचा हुआ है। ठीक है, अब इसी का हम डिटेलिंग कर रहे हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में भी 2 चीजें आएंगी, क्या क्या, एक तो होगा डायरेक्ट लेबर और एक होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 2 प्रकार के। देखो चार्ट बनवाने का उद्देश्य यही है कि आप जब लास्ट टाइम पर रिवाइज कर रहे हो, पूरा एएस एक ही बर्ड व्यू में रिवाइज हो जाएगा, कोई लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। डायरेक्ट लेबर समझते हैं क्या हुआ, ये क्या मतलब है इसका जरा बताना। मैंने चेयर बनाने के लिए कारपेंटर को प्रति चेयर 20 रुपए दिए, तो जो चेयर के हिसाब से कम ज्यादा होगा, बोलो बेटा, एक तो होती है सुपरवाइजर की सैलरी, वो क्या है, वो तो फिक्स्ड है। बोलो बेटा, 5,000 महीने के देने, चेयर 1 बने, 100 बने, 500 बने, उसकी तनख्वाह 5,000 है। लेकिन कारपेंटर को 20 रुपए प्रति चेयर दे रहा हूं, तो वो जो पेमेंट है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन है कि नहीं है।
प्रोडक्शन ज्यादा पेमेंट ज्यादा, प्रोडक्शन कम पेमेंट कम। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक, दोबारा से, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ जिसका खर्चा कम या ज्यादा हो जाएगा। चेयर ज्यादा बनाओगे लकड़ी ज्यादा, बोलो बेटा, चेयर कम बनाओगे लकड़ी कम। इनको डिटरमिन करने में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत आएगी यहां पर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी दो प्रकार के, या तो होंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स या होंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब समझो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम समझो कहां है। पहले तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 1000 चेयर्स पड़ी हुई हैं, फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है 1000 चेयर का, इनका वैल्यूएशन करना है। तो एएस ने कहा कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर कर लो। मैंने कहा ठीक है, एनआरवी तो निकाल ली जैसे तैसे करके, एमआरपी इनका पता था मुझे, एक्सपेक्टेड खर्चा कितना आएगा। कॉस्ट की बात आई तो मैंने एक्चुअल कॉस्ट निकालने का प्रयास किया। देखना इसमें वुड कितने की लगी होगी 1000 चेयर में, निकाल पाओगे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। भाई बड़ा आसान है, एक चेयर में 100 रुपए की वुड लकड़ी लगती है, बेटा बताओ। ठीक, वुड लगी होगी 100 रुपए की, एक चेयर की बात कर रहे हैं। एक चेयर के लिए लेबर का खर्चा 20 रुपए तय हो रखा है, बोलो बेटा। ये भी तय हो रखा है, कम ज्यादा चेयर के हिसाब से बढ़ घट जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये क्या होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स दो तरीके के, फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों में फर्क क्या है बताओ बेटा? पढ़ रखा है 12th में भी। सी, जो वेरी करेंगे लेवल के साथ वो वेरिएबल, जो फिक्स रहेंगे वो। एग्जाम्पल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, ये जो चेयर में पेंच लगे हुए हैं ये क्या है? वेरिएबल। ज्यादा चेयर बनेंगी ज्यादा पेंच लगेंगे, बोलो बेटा। कम चेयर बनेंगी कम पेंच लगेंगे। ये तो हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन के खर्चे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बोलो बेटा। और एक होते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बिजली का बिल, रेंट। आप एक बना लो चेयर, इस हॉल में बैठकर 100 बना लो, 50 बना लो, बिजली का बिल विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक, तो यहां पर ये जो पेंच के खर्चे हैं 10 रुपए लगते हैं पेंच के या नट बोल्ट्स के एक चेयर को बनाने में। प्रॉब्लम आएगी बिजली का बिल कितना जोड़ूं? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10,000, बेटा बात मत करो, 10,000 का बिल आता है बिजली का, एक चेयर में कितना एलोकेट करूं? आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है पहले कि नहीं आ रही? पहले बताओ। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर एग्जाम में कई बार, इसी पॉइंट के ऊपर जो लिखने वाला हूं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना जोड़िएगा? 10,000 का बिल है भाई हमारे पास, तो बिजली का बिल या रेंट जो है वो 10,000 रुपए महीने का आता है। अब एक चेयर में कितना कंपोनेंट जोड़ें इसका? आपको प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हुई कि नहीं हुई? क्योंकि मुझे 1000 चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, तो ये सारे कंपोनेंट जोड़ने हैं। डायरेक्ट मटेरियल आराम से आ जाएगा, लेबर में दिक्कत नहीं है, वेरिएबल में भी दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में प्रॉब्लम है। एक चेयर पर बिजली का बिल कितना लगा या एक चेयर के लिए रेंट का कितना एलिमेंट उसमें जुड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। हाउ टू फाइंड आउट दैट कॉस्ट पर यूनिट। आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, समाधान तो बड़ा आसान है। आपको समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या है? बोलो बेटा। तो उसके लिए एएस ने बताया, एएस ने कहा एक काम करो, ये सब तो आप पर यूनिट निकाल ही लेते हो, बोलो बेटा। ये निकालने का तरीका आओ हम बताते हैं आपको। लिखो उसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट कैसे निकालेंगे, इसके नीचे लिखो फॉर्मूला एक। मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। आप एक काम करो, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट निकाल लो।
मैंने कहा कैसे आएगा? बोला टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हाइयर, जो भी हाई हो। बताता हूं अभी क्या है ये, लिखो पहले। एक फॉर्मूला दे दिया, जितने भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पूरे साल पूरे महीने में हुए, 10,000 का रेंट दिया, डिवाइड कर दो उसे या तो एक्चुअल प्रोडक्शन से या जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो सकती थी उससे आ जाएगा। जो भी हाई हो वो पकड़ लेना, पर यूनिट आ जाएगी रेट इसका, और वो रेट यहां पर आप यूज कर लीजिएगा। नोट करो उसको, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट कॉस्ट निकालने में दिक्कत आ रही थी मुझे, तो उसका फॉर्मूला एएस ने बताया, जितने भी हुए फिक्स्ड टोटल उसको डिवाइड करो एक्चुअल से या नॉर्मल से, जो भी अधिक हो। बड़ा आसान है वैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, वहां तो स्टेटमेंट लिखी हुई है एएस में। तो आओ थोड़ा समझ लेते हैं। इसके ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया हुआ है, असाइनमेंट में है, करेंगे हम बाद में। देखो, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे 10,000 रुपए के, हम यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन की मैंने 2,000 यूनिट की मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन की, लेकिन मैं कर सकता था नॉर्मल प्रोडक्शन, मैं कर सकता था 2500 यूनिट की प्रोडक्शन। 2,000 यूनिट्स 2500 यूनिट्स, मैं ये प्रोडक्शन कर सकता था। ये समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ मतलब आया बताओ? मैंने क्षमता के मुताबिक कम काम किया, बोलो। क्षमता तो मेरी जो फैक्ट्री थी, कैपेसिटी थी 2500 यूनिट की, लेकिन मैंने बनाई कितनी? 2,000। ठीक है, तो एएस कहता है भाई 2500 बन जाती ना, तो 10, भूल जाओ फॉर्मूला वाला भी, भूल जाओ, मैं उस पर ले आऊंगा कैसे बना, उसे भूल जाना, दिमाग में रखना। 10,000 यूनिट जो बनी आपकी, 10,000 रुपए जो लगे, इससे 2500 यूनिट बन जाती, तो प्रति यूनिट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना आना चाहिए आपका? 10,000 डिवाइड बाय 2500, कितना हुआ? बोलो, 4 रुपए प्रति यूनिट आपका फिक्स्ड खर्चा आएगा। आप 4 रुपए जोड़ देना, जितनी यूनिट बनाओगे आप 4 रुपए प्रति यूनिट आप फिक्स्ड कॉस्ट के नाम के जोड़ देना चेयर में। आप आए मेरे पास रोते हुए, क्या कहा आपने बताओ मुझे? सर हमने तो 2,000 ही बनाए। हमने तो सर 2,000 ही बनाई है सर, हम तो 2,000 ही बना पाए। जब हम 2,000 ही बना पाए तो 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपए के खर्चे तो एब्जॉर्ब कर लिए चेयर्स ने। बोलो बेटा, 2,000 क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जो आप कॉस्टिंग में जाके यूज करोगे, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अनएब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक, खैर आप समझो सिंपल भाषा में। फिलहाल 2,000 के खर्चे एब्जॉर्ब नहीं हुए। बोलो बेटा, गलती मेरी या आपकी? डेफिनेटली आपकी। भाई 2500 की कैपेसिटी थी, 2,000 बनाए क्यों? तो जो आपका खर्चा जो बचा हुआ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको? कितने थे? 2,000 रुपए। वो एक्चुअली फिगर सेम हो रही है इत्तेफाक से। बोलो बेटा। तो 2,000 रुपए क्या होगा? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो कहां चले जाएंगे? वो पीएनएल में जाएंगे।
अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस के नाम से। आई होप ठीक है बात ये बेटा, लॉजिकल है, लॉजिकल है कि नहीं है? अब आप अगर 100 ही यूनिट बनाओगे तो क्या मैं 100 रुपए प्रति यूनिट जोड़ने की अनुमति दे दूं चेयर में? नहीं दूंगा भाई, मैं तो 4 रुपए ही दूंगा अनुमति। कम बनाई, आपकी नलायकी की वजह से नुकसान हुआ तो ट्रांसफर दैट नलायकी एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। बेटा क्लियर है बात? ठीक है, क्या हुआ? यही तो लिखा है एएस ने भी तो लिखा, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो एक्चुअल ले लो या नॉर्मल ले लो, विच एवर इज। दूसरा केस, मैंने 3000 बना दिए, 3000 बना दिए या 4000 कर लो, चलो और बढ़िया काम कर लेते हैं। 4000 यूनिट बना डाली बेटा, कैपेसिटी 2500 की थी, सुबह शाम डबल शिफ्ट में काम करा दिया और 4000 यूनिट बना डाली। बताओ बेटा, मैं पहुंचा एएस के पास, मैंने कहा एएस जी क्या करना है? बोला कितने खर्चे? मैंने कहा 10,000। बोला कितनी बनाई? मैंने कहा 4000 बनाई। बोला बड़ा सिंपल है, 10,000 को 4000 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा 2500 तो बननी थी, मैंने तो फालतू बनाई, क्या मैं इनकम बुक कर लूं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं? बोला नहीं, इस बार ऐसा ना कर पाओगे। तो मैंने कहा मुझे फिर क्या फायदा हुआ? बोला आपको शाबाशी मिलेगी, लाओ पीठ, आपकी मैं पीठ थपथपाता हूं। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा, अगर आपने 4000 बना दी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया काम किया, आप तो होनहार हो, आप तो मेरी आंखों के तारे हो। बोलो बेटा 2.5 रुपए मैं आपको अब 2500 की अनुमति नहीं दूंगा। बेटा बोलो, तो अल्टीमेटली फायदा हुआ, वैसे आपको हुआ ना फायदा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2.5 रुपए से बढ़ी है, सेलिंग प्राइस अज्यूमिंग रिमेन्स द सेम, प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा, तो आएंगे तो पीएनएल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, लेकिन मैं इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की अनुमति नहीं दूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 2.5 रुपए जोड़ने की अनुमति है। बोलो बेटा ठीक है? आपने पता है क्या किया इस बार? आपने, चलो छोड़ो, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत भी ना पड़ेगी, कभी भूल जाओ हाइयर था लोअर था क्या था, तो ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना, एवरीथिंग विल गेट क्लियराइज्ड। बेटा ठीक है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। रटना क्या है? रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप समझ सकते हैं हर कॉन्सेप्ट को। तो ये थी हमारे पास यहां पर इस चार्ट की बात। इसमें एक छोटी सी बात और है जो मैं ऐड कर दूं, डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल बड़ा सारा मेरे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा जी कौन सा मटेरियल की कॉस्ट यूज करनी है, मतलब ये लो, मेरे पास 100 यूनिट थी रॉ मटेरियल की, 10 रुपए से 1 तारीख को ली, 5 तारीख को ली 500 यूनिट 8 रुपए से, और फिर ली मैंने 11 रुपए से 200 यूनिट 10 तारीख को। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में या जो यूनिट्स लगी हुई हैं वो किस रेट वाली लीजिएगा? तो एएस ने क्या कहा इसके लिए? इस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए आप यूज करेंगे कॉस्ट फॉर्मूला। वो क्या है? बोला आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कुछ याद आया? बोलो बेटा। और अगर ये यूज ना कर पाए तो कौन सा यूज करेंगे? अदर। और अदर में कौन कौन से हैं? पहला मेथड अदर कैटेगरी में कौन सा? या तो फीफो यूज करो, और फीफो इज नॉट अलाउड, नालायक। वेटेड एवरेज मेथड। बोलो बेटा, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करोगे। याद आ रहा है? बताया था फाउंडेशन बेटा, क्या था बताना जरा उसमें, कि भाई अगर आपको पता है कि मान एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, शर्ट है गोडाउन में आपकी पड़ी हुई, या कुछ नायलॉन की, कुछ सिल्क, कुछ कॉटन, और ये आपके पास अलग अलग रॉ मटेरियल है, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना भाई ये नायलॉन है तो इसी रेट से गया होगा। बोलो बेटा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सारी शर्ट कॉटन की हैं, अब क्या करें भाई? पता नहीं कौन से
थान में से कपड़ा यूज हुआ है शर्ट बनाने के लिए, तो क्या करेंगे ऐसे में, कौन सा यूज करेंगे, अदर मेथड। अदर में कौन सा है पहला, नहीं अदर में पहला कौन सा है, नहीं वेटेड एवरेज या दूसरा, वैसे इसमें एंड ये सब मैं बता ही रहा हूं आपको। एएस में लिखा हुआ है कि कॉस्ट विल यूज कॉस्ट फॉर्मूला, ये सीक्वेंस अपने आप मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बेसिस पर तैयार किया है, वहां कोई रैंक 1 रैंक 2 नहीं लिखा एएस में, वहां लिखा हुआ है यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और अदर मेथड सच एज। समझ में आ रही है बात, एएस में तो ये लिखा हुआ है, तो मैं अपने आप बना रहा हूं उसको। यहां पर एएस में लिखा हुआ है इन टू डिटरमिन द कॉस्ट यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और अदर मेथड सच एज, कौन कौन सा, वेटेड एवरेज एंड फीफो मेथड। ऑब्वियस सी बात है लीफो अलाउड नहीं होता, लीफो इज नॉट परमिटेड बाय AS2। एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड कुछ होता ही नहीं, बकवास मेथड है, फर्जी नाम है, बताया था पहले भी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप बेटा नोट कर लिया है सबने, बोलो बेटा। ये थी हमारे पास यहां पर डायरेक्ट मटेरियल की बात। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, ये चार्ट रिलेवेंट है। हमारे पास जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उसमें उसने रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स सबका वैल्यूएशन कराया है। तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट खत्म कर ले, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चंस जो सारे दिए हुए मैंने आपको ये कवर कर पाएंगे। चलो बेटा, हाँ जी बेटा कुछ पूछना है, अच्छा करो बेटा करो, ज्यादा ना हंसो, कर लो। बेटा चलें, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, फिर बस क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। एंड कॉन्सेप्ट है रॉ मटेरियल का, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने नहीं पढ़ा CA फाउंडेशन में, ये टॉपिक नया होगा आपके लिए और बिल्कुल लॉजिकल है। सुनिए बेटा, हटा दूं ना इसको, सुनिए लास्ट टॉपिक है हमारे पास, एएस के आखिरी क्षणों में आ गए हम। ये लो जी, कुछ इस तरीके से चल रहा था हमारा। यहां पर अब बात करेंगे रॉ मटेरियल की, हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एज पर AS2। AS2 ने कहा आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। सुनो, जब मैं रॉ मटेरियल बोलूंगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे हैं जिनसे कल को, ब्लॉक्स हैं जिनसे कल को मुझे चेयर्स या टेबल कन्वर्ट करनी है, याद रहेगा। चलो ध्यान से देखो, अब मैं बाद में लिखूंगा, कॉन्सेप्ट लिख नहीं रहा मैं, इसलिए मैं लिखूंगा तो दिमाग आपका वहीं चलता है, अपने आप सोचते हैं पहले। मेरे पास रॉ मटेरियल है, 100 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, इनका वैल्यूएशन करना है। मैंने खरीदी थी ये 50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, और इस रॉ मटेरियल को अगर आप सेम बेचना चाहें तो इसे बेचकर NRV या हम कह सकते हैं नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू भी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रुपीज लेट्स से 80 रुपए। मतलब बताओ उसका क्या है, वैसे क्या समझ में आ रहा है यहां पर। ये NRV कह लो या रॉ मटेरियल केस में नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, एक ही बात है। यानी अगर सेम लकड़ी के फट्टे, सेम लकड़ी के ब्लॉक्स हमने वैसे 50 रुपए में खरीद रखे हैं, जब भी खरीदे होंगे महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले, आज अगर सेम खरीदना चाहें तो कितने में मिलेंगे, 80 रुपए में। या इसे अगर बाजार में जाकर बेचेंगे तो कितने में बिक जाएगा, 80। क्लियर है बात। मेरे पास ऐसे 100 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इसको वैल्यूएशन कितने पर करिएगा, इसकी वैल्यूएशन कितने पर करेंगे, बोलो बेटा,
100 रुपए 50 पर या 80 पर? 50 पर या 80 पर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 80 पर तो होगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी रूल लिखा हो। रीजन है क्यों नहीं होगा 80 पर? भाई 30 रुपए का प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, इसका मतलब जो चीज 50 में खरीदी उसे अगर 80 में दिखाना चाह रहे हो तो 30 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बोलो हाँ। वो तो मैं परमिशन दूंगा ही नहीं आपको। फ्यूचर में कोई प्रॉफिट अगर होगा तो उसे बुक करने की अनुमति तो मैं आपको किसी भी कीमत पर दूंगा ही नहीं। बेटा क्लियर है बात? लेकिन रूल ये भी नहीं है। बोल रहा है आप ये, चलो ऐसा कर लेते हैं सर, अब तो 40 पर करो। बोलो 40 पे करो, बोलो ना सर। 10 रुपए का घाटा होने वाला है, 10 रुपए का घाटा होने वाला है, तो सर इस घाटे को बुक कराओ और रॉ मटेरियल को 40 रुपए पर दिखाओ। बोलो सही, तभी तो बोलूंगा मैं नालायक। प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ तो फ्यूचर लॉस है ना, मैं बुक करा रहा हूं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस है, समझदारी है, कराओ ऐसे। क्या एग्जैक्टली आपने मुझसे कहा सर 10 रुपए का घाटा दिख रहा है भविष्य में, झट से बुक कराओ इस घाटे को। तो जानते हो मैंने क्या कहा? ना बेटा ना, दिस स्टॉक इज नॉट मेंट फॉर सेल। जब ये बेचने के लिए है ही नहीं तो मैं इसका सेलिंग प्राइस या एनआरवी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखूं ही क्यों? बेटा क्लियर है बात? दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। और जब ये रीसेल के लिए है ही नहीं तो मैं इसकी एनआरवी जब जाना ही बेचना ही नहीं मुझे, तो इसका एनआरवी देखना ही क्यों? आपको समझ में इतनी बात आती है कि नहीं आती है? तो क्या करें सर फिर? इसका मतलब कॉस्ट पे दिखा दें, फिर तो कॉस्ट पे दिखा दें। एनआरवी ज्यादा अगर है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है वो। तो फिर बोलो बेटा फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन कम है तो दिमाग में एक डाउट आता है, यार फ्यूचर लॉस है 10 रुपए का, बुक करवा दो आज। तो मेरा जवाब इस पर यह है कि दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। जब ये रीसेल के लिए है ही नहीं तो इसकी सेलिंग प्राइस देखें ही क्यों? समझ में आता आती है बात? बोलो। अब आगे सुनो, अभी तक तो लग रहा है ये। अब मैं आपको अलग अलग सिचुएशन दे रहा हूं। एक, इस रॉ मटेरियल से करेंगे क्या? आपने कहा सर बेचने के लिए है ही नहीं। जब बेचने के लिए नहीं है तो इसका मतलब क्या? इसे इग्नोर कर दो और 50 पर दिखाओ। मैंने कहा बेटा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जम तो रही है बात मुझे, लेकिन मेरे एक आध सवाल और सुन लो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, इस रॉ मटेरियल का करोगे क्या? सर करेंगे क्या? अगले साल कन्वर्ट करके इसे फिनिश गुड्स बना देंगे। बोलो बेटा चेयर बना देंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो चेयर बनकर तैयार होगी इसकी कॉस्ट क्या बैठेगी सब मिलाकर? सर लगभग 800 रुपए की कॉस्ट तैयार होगी। लेबर, मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट रह गई एक चीज, अदर कॉस्ट, सब कुछ जोड़ जाड़कर 800 रुपए की लागत इसकी बैठ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये क्या लग रहा है आपको एनआरवी कितनी होने वाली है इसकी? सर अभी बताते हैं सर। इसकी अगर हम बेचेंगे तो इतने में बिकेगा, कुछ एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा और एनआरवी हो जाएगी सर इसकी 950 रुपए। आप डिटेल्स दिए मैंने, लेकिन आपने कहा सर क्या फर्जी बात कर रहे हो सर, हमें वैल्यूएशन रॉ मटेरियल का करना है ना? और आप मुझे कहां अगले साल अगर बनाएंगे तो कितने में बनेगा, कितने में बिकेगा, कितने पैसे आएंगे, सर पता नहीं कहां कहां ले जा रहे हो आप। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आपने एक दूसरा सिचुएशन कुछ बच्चों ने बताया मेरे को, नहीं सर कॉस्ट तो बैठेगी 800, लेकिन इसे बेचकर तो हमारे हिसाब से सिर्फ 720 रुपए ही हमें मिल पाएंगे। ठीक, 720 रुपए ही हमें मिल पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे ये बात बोल रहे हैं, ये वाली चलो, कि जी 800 में बनकर तैयार होगा, 950 में बिक जाएगा, तो मुझे ये बताओ आज
ये क्या है बेटा, ये क्या है बताओ फटाफट से, ये है बेटा कल, ये क्या है बेटा आज, ये तो भविष्य है, इसमें तो झांक कर देख रहे हैं कि कल को शायद ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कल को 800 में तैयार होगी, कल को 950 में बिक जाएगी। यानी एक बात बताओ, आज ये बात बताओ मुझे कि क्या कल फर्नीचर बनाकर बेचोगे या नहीं बेचोगे? बोलो बेटा, बिल्कुल बेचेंगे। अब 150 का मुनाफा दिख रहा है सर। अगले साल यूजिंग दिस रॉ मटेरियल वी विल मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली दोज फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 150। होगा ना? बनाकर बेचेंगे। और जब बनाकर बेचोगे तो हां, अब मोहर लग गई कि दिस रॉ मटेरियल इज नॉट मेंट फॉर सेल। बोलो बेटा, ये बेचने के लिए है ही नहीं। और जब ये बेचने के लिए नहीं है तो अब इसको किस पर वैल्यू करोगे? यानी रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। बोलो बेटा, रॉ मटेरियल की, लिखवा रहा हूं सब, रॉ मटेरियल की एनआरवी या नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू इररिलेवेंट हो गई। बोलो हाँ, हाँ रेलिवेंट हो गई। सर बनाना है, हमें तो बनाना है सर। कोई लकड़ी का ग्राहक आ भी गया, वो भागो यहां से भाई, मुझे इससे चेयर बनाकर मुनाफा कमाना है कल को। रॉ मटेरियल इज नॉट मेंट फॉर सेल। रॉ मटेरियल तो सेल के लिए है ही नहीं। क्यों मेरे से मत्था मार रहे हो? आगे चलो, अगली दुकान देखो। लेकिन मैंने क्या कहा, कल को जब बनाओगे तो 800 में बनेगी और कितने में बिकेगी? ओहो, तो क्या कल को बनाओगे? बोलो बेटा, नहीं बनाएंगे सर, नहीं बनाएंगे। और जब नहीं बनाओगे, अगर आप कल को फिनिश गुड्स नहीं बनाओगे तो फिर इसका क्या करोगे? अब तो इसे एज इट इज ही बेचोगे। और जब रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचोगे तो जानते हो उसका नाम क्या हो गया? अब उसका नाम क्या हो गया? रॉ मटेरियल का नाम क्या हो गया? फिनिश गुड्स हो गया कि नहीं हो गया? रेडी फॉर सेल। बोलो बेटा। और उसके रूल क्या है फिर फिनिश गुड्स के? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। तो बेटा कितने पर वैल्यू करेंगे? 720 रुपए पर। ठीक है, 720 पर। ठीक है, शर्म कर लो, मेजॉरिटी बच्चे गलती करके आते हैं भाई। वैल्यू, ये तो कल की बात है, वैल्यूएशन किस पर करोगे? बोलो बेटा। यानी ऐसे में बात ना करो बेटा। रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। तो बेटा कितने पर वैल्यू करोगे बताओ? 40 रुपए पर। देख रहे हो कितनी विचित्र बात है? लक्ष्मीकांत देख रहे हो ना, बहुत विचित्र बात है। मतलब गजब है। आपको वैल्यूएशन करना है रॉ मटेरियल का। देखो बेटा देखो, वैल्यूएशन करना है रॉ मटेरियल का और कंपैरिजन किसका कर रहे हो? बोलो बेटा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट का उसकी एनआरवी के साथ। बोलो बेटा। क्योंकि रॉ मटेरियल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसे तो अपने आप को खत्म कर देना है। और किस में कन्वर्ट कर देना है? बोलो बेटा, फिनिश गुड्स में। आई होप ठीक है बात ये। बोलो बेटा। तो रॉ मटेरियल को खुद को खत्म करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना है। इसीलिए रॉ मटेरियल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हां, कल को अगर आपने कॉल ली या आज आपने कॉल ली कि कल को मैं फिनिश गुड्स नहीं बनाऊंगा, तब ये रॉ मटेरियल अपने आप में चौड़ा हो गया कि भाई अब तो मैं ही बिकूंगा। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट को मेरी एनआरवी से कंपेयर करो। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। लिखवा दूं अब रूल? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि जब मैं रूल लिखवाऊंगा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा।
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो, और वो एएस से पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। वहां तो पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा पूरा पूरा, उन्होंने ऐसे बिना पॉइंट्स के, बिना बुलेट्स के, सब कुछ ऐसे लिखा हुआ पैराग्राफ की फॉर्म में, लॉ की फॉर्म में, एक्ट की फॉर्म में। तो यहां पर मैं आपको चार्ट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, उसको अब लिखिए, लिखिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जी चलिए लिखें। अब हम सीख रहे हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ पहला कैसे बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स in which such raw material is used is less than or equal to an RV of finished goods in which such raw material is used। तो बेटा ऐसे में क्या करेंगे बताओ, फिनिश गुड्स चेयर बन रही है 800 में, दिख रही है कि 950 में बिक जाएगी, तो बेटा चेयर बनाओगे, बोलो। जब चेयर बनाओगे तो रॉ मटेरियल का एनआरवी इररिलेवेंट हो गया। अब ऐसे में रॉ मटेरियल इज नॉट मेंट फॉर सेल, और जब बेचने के लिए है ही नहीं तो क्या करेंगे बेटा, तो ऐसे में रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट। रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, लेकिन cost of finished goods in which such raw material is used is more than an RV of finished goods in which such raw material is used। तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट तो हुई 800 रुपए, लेकिन दिख रहा है कि चेयर 720 में ही बिक पाएगी, तो क्या चेयर बनाओगे, नहीं बनाएंगे। जब चेयर नहीं बनाएंगे तो क्या करोगे इस लकड़ी के ब्लॉक्स का, सर एज इट इज बेच देंगे रेडी फॉर सेल। तो अगर रेडी फॉर सेल है तो ये रॉ मटेरियल बचा ही कहां, इसका नाम तो क्या हो गया, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स का रूल क्या है, बोलो बेटा, तो रॉ मटेरियल इज valued at its cost or net replacement cost, whichever is lower। इसके साथ ही हमारे पास ये एएस यहां पर समाप्त हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। टाइम लगेगा क्वेश्चंस करने में, अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एज फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, कॉन्सेप्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डिस्कशन था, वो खत्म हो गया। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा, पक्का मिलेगा आपको, कम से कम 4 नंबर का या 6 नंबर का इससे ऊपर, या मैक्सिमम 8 नंबर का। पहला क्वेश्चन जो पेपर में होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही होता है, जिसके 4 या 5 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा नोट कर लिया सबने। चलिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चंस में टाइम लगेगा हमारे को, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। क्लास हमारी और रहेगी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन क्वेश्चंस।